Hello everyone, welcome all of you to virtual classes. I am Anisha. So today in this class we are going to continue the chapter 2nd, okay? Chapter 2nd of your social science, that is exploring society, India and beyond, your new NCERT social science textbook. We have already started this chapter and we have completed the first part. You can check in the description box, it is available there. So this is the second part and the name of this chapter is Oceans and Continents. So we have covered half part of this chapter and we have learned so many things about the oceans, and now in this video we are going to learn about the कंटिनेंट्स. तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा भाग, दूसरे चैप्टर का पार्ट 2 जो कि कंटिनेंट है, और हमने पहले पार्ट में अपना ओशंस को कवर कर लिया था. अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार. तो इस वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कंटिनेंट्स के बारे में, द लैंड मास के बारे में. तो वो स्टार्ट करते हैं. कंटिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस. How many can you count? The answer is not so simple, as they can be counted in several ways. Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 7. See, there are actually 7 continents has been divided, okay? But when you see in the map, okay, when you look into the world map, then it depends on your choice. Like you can combine 2 countries as one or 3 countries as one also. So it depends on your choice. So it becomes either 4 or 7 or 6 or 7 or 4, 6, 7. It depends on our choice. तो जब भी हम कंटिनेंट्स के बारे में हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में, जैसे उसकी हम इमेज को देखते हैं, मैप को देखते हैं, तो हम अपने हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं उसको. मतलब जैसे कि दो कंटिनेंट्स है, जैसे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, वो एक ही लैंड मास है, तो उसमें थोड़ा सा सेपरेशन है, तो छोटे से सेपरेशन के कारण वो 2 अलग अलग कंटिनेंट्स बने हुए. तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे काउंट करते हो. लेकिन वर्ल्डली इसको 7 ऐसे एक्सेप्ट किया हुआ है. तो आइए हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि किस किस तरीके से हम उनको काउंट कर सकते हैं. तो हम मैप में जाके भी ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे. उससे पहले हम अपनी बुक में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है. तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 continents, but if seen as a single landmass they can also be considered as one. तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अगर आप मैप में देखोगे तो ये जुड़ी हुई है, छोटी से हिस्से से जुड़ी हुई है, छोटी से लैंडमास से जुड़ी हुई है. लेकिन आप इसको 2 कंटिनेंट की वजह 1 कंटिनेंट भी बोल सकते हो. लेकिन जनरली यूनिवर्सली क्या किया गया, इन दोनों को भाग किया गया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में. तो ये दोनों को हम एक ही कंटिनेंट मान के भी ले सकते हैं. मतलब ऐसा ही, ये हमारे ऊपर है कि हम मैप को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है यूरोप और एशिया. तो यूरोप और एशिया को साथ में यूरेशिया भी बोला जाता है, ठीक है. तो यूरोप एंड एशिया जनरली कंसिडर्ड एज 2 continents, although the map makes it clear that they form a single landmass. लेकिन यूरोप और एशिया के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं ऐसी बाउंड्री है, क्योंकि कहीं कोई सेपरेशन नहीं है. ये बिल्कुल एक ही लैंडमास है. वो तो हिस्टोरिकल कारण, कल्चरल रीज़न के कारण इसको सेपरेट किया गया है. और यूरोप और एशिया के बीच में जो सेपरेशन, जो बाउंड्री है, वो भी एक माउंटेन ही है, ठीक है, एक नेचुरल माउंटेन ही है. तो वो भी एक लैंडमास ही है. तो इसलिए जनरली इसको भी एक ही कंटिनेंट में भी आप कंसिडर कर सकते हो. और टुगेदर इसका नाम क्या दिया है, दोनों को, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया, ठीक है, उसके बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे. तो फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स यूरोप एवोल्यूशन हैज़ बिन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशिया, which is why they can be seen as 2 continents. Geologists however often regard them as a single continent called Eurasia. तो जियोलॉजिस्ट जो है वो जब भी अपने इसके बारे में पढ़ते, कंटिनेंट्स के बारे में वो कुछ भी सर्च कर रहे होते, कुछ भी रिसर्च कर रहे होते, तो वो क्या करते, एशिया और यूरोप और एशिया को एक ही लैंडमास की तरीके से देख के वो अपना रिसर्च जारी करते हैं. और उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया. ई और यू का यूरोप, ई ओ यू आर ये यूरोप है, और ये एशिया, यूरेशिया, ऐसे यूरेशिया बनता है. और नेक्स्ट जो है अफ्रीका और यूरेशिया टुगेदर, मतलब अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों कंटिनेंट को भी जनरली हम क्या रिगार्ड कर सकते हैं, एज 1, ठीक है. अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज 2 continents, बट समटाइम एस 1. देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 है कि नहीं, क्योंकि यूरेशिया में तो एशिया और यूरोप है, तो ये 3 कंटिनेंट है.
तो हम इसको हम देखते हैं कि कैसे, मतलब जैसे हमने बोला कि हम 4 कंटिनेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, 5 कंटिनेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, 6 कंटिनेंट्स के हिसाब के भी देख सकते हैं और 7 कंटिनेंट्स के हिसाब के भी देख सकते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। तो हम इसको देखते हैं कि हम 4 कंटिनेंट हम कैसे कैसे बना सकते हैं और 5 कैसे, 6 कैसे और 7 कैसे। ठीक है, सो वी कैन list this continent, okay, on the basis of 4 continents, 5 continents, 6 continents and 7 continents. So here in this table it is given how we can list it, and we are going to observe this as well in the map, especially for this 6 continent. It is given in your book. Okay, तो देखते हैं। देखो 4 continents, अगर हम 4 continents पढ़ना चाहे तो क्या क्या हम बोलेंगे? अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। देखो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा अलग अलग रहेंगे क्योंकि ये पूरा सेपरेटेड है, लैंड मास इनका अलग अलग है। आप अभी जब हम मैप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, और जैसे अफ्रीका, यूरेशिया एक ही, ये 4 कंटिनेंट जब पढ़ते हैं तो एक ही कंटिनेंट को मान लिया, लेकिन यहाँ पे कितने कंटिनेंट्स हैं? 3 कंटिनेंट्स, एक अफ्रीका, एक यूरोप और एक एशिया। और यहाँ पे अमेरिका में कितने कंटिनेंट्स है? एक नॉर्थ अमेरिका है और एक साउथ अमेरिका है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? एक ही भाग में लिख दिया। तो इस तरीके से 4 कंटिनेंट्स बनते हैं। और 5 कंटिनेंट्स कैसे बनते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। यहाँ पे क्या कर दिया? अफ्रीका और यूरेशिया को सेपरेट कर दिया। तो 5 कंटिनेंट इस तरीके से बन रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है ये कैसे बन रहा है। तो 6 कंटिनेंट अगेन कैसे बनते हैं? 6 कंटिनेंट का हम देखते हैं। यहाँ पे अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरेशिया हो गया। देखो ये 2 है, स्टिल यहाँ पे 2 है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका। इस अमेरिका को क्या कर दिया? नॉर्थ और साउथ में बांट दिया। तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, हम देखेंगे इसको। पहले हम 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी देखते हैं। तो जनरली यही वर्ल्ड वाइडली अडॉप्टेड भी है कि 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे हो गया? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देखो जो पहले एशिया और यूरोप को कंबाइन कर दिया था उनको अलग कर दिया, और जो अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कंबाइन किया था उसको अलग कर दिया, और इसके बाद फिर अफ्रीका भी इस पे डाल दिया थे, मतलब इस पे कंबाइन कर दिया था, है कि नहीं? अफ्रीका और यूरेशिया टोटल। तो सबको जब हम अलग करते हैं तो क्या क्या हुआ? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ही है जो हमेशा अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से ही देखा जाता है, बाकी को हम एक ही हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कंटिनेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अडोप्टेड एंड यूज। जो ये लास्ट में हमने 7 कंटिनेंट्स काउंट किया, यही जो है वाइडली अडोप्टेड भी है और ये सबसे ज़्यादा यूज्ड भी यही होता है। तो हम आइए इसको आपके मैप में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्विकली, ताकि आपको याद रहे। देखिए आप इसको समझना, तो आपको क्या होगा? तो आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको ये सब बाय हार्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने मैप में देख के समझ लिया तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी। चलो देखते हैं। देखो जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या कर दिया था? एक ही में काउंट कर लिया था। देखो ये एक ही तो है, देखो यहाँ पे इस छोटी सी इसके कारण ही ये इसको सेपरेट किया हुआ है, ये एक ही कनेक्टेड है। और देखो यूरेशिया, ये यूरोप पार्ट है और ये एशिया वाला पार्ट है, तो क्या हो गया? ये यूरेशिया हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे देखो अफ्रीका भी यहाँ पे कनेक्टेड है, अलग नहीं है। ठीक है, अलग नहीं है, अफ्रीका भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए अफ्रीका और एशिया और यूरोप को इन्होंने 3 को एक ही कंटिनेंट मान लिया था। देखो ये सब देखने में भी ऐसे ही लगता है एक ही कंटिनेंट। और देखो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही अलग है और अंटार्कटिका बिल्कुल ही अलग है, इसलिए हम इनको किसी के साथ भी नहीं जोड़ रहे। बस जो जुड़ रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो कि एक कंटिनेंट में बनेगा, वो क्या बनेगा? अमेरिका का, और दूसरा कौन सा? अफ्रीका, यूरोप और एशिया। इन तीनों को हमने क्या कर दिया? एक ही कर दिया। तो ये देखो सारे कनेक्टेड है यहाँ से, इसीलिए हम इसको एक ही तरीके से देख सकते हैं। बस ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ही अलग है। और देखिए इसके अलावा आपको ये सारे इधर भी दिख रहे होंगे, इनके कोई नाम नहीं है। देखो जैसे ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है, ये ठीक है, ग्रीन आइलैंड है। तो इसके बारे में भी हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइलैंड्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे लैंड मासेस है यहाँ पे ये सारे, ये देखिए इंडिया की भी है, यहाँ पे छोटे छोटे हैं जो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये सारे क्या है? ये सारे आइलैंड्स है।
ठीक है। तो हम आइलैंड्स के बारे में भी यहाँ पे इस बुक में पढ़ेंगे। और इनको कंटिनेंट का नाम क्यों नहीं दिया हुआ, देखो ये वैसे तो आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, जो कि चारों तरफ से सी से सराउंडेड, अगर चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है तो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। लेकिन ये भी तो चारों तरफ पानी से सराउंडेड है, इसको आइलैंड क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये बिगर लैंड मास है, ये ज़्यादा बड़ा जगह है और ये छोटी जगह है एज़ कम्पेयर टू दिस लैंड मास। दिस लैंड मास इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू दिस वन, सो दैट्स वाई दिस लैंड मास, दिस स्मॉल लैंड मास आर गिवन द नेम एज आइलैंड एंड दिस बिगर लैंड मास आर गिवन द नेम continent. Okay, I hope you have understood. So now let us continue our topic. So that was all about continent and about the seven continents. I hope you have understood. So now let us see one more thing here about the Olympic rings. I hope all of you knew and have seen this ring, isn't it? And now also it's Olympic is going on in Paris, isn't it? So you may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games. तो ये जो आपने ये जो रिंग दिया हुआ है यहाँ पे 5 रिंग है, तो आपने देखा ही होगा ये ओलंपिक गेम का एक सिंबल है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, जब सारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो सारे स्पोर्ट्स पर्सन है सारे दुनिया की, जब एक ही जगह गैदर करके और वो जब कोई गेम खेलते हैं तो ये उस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ठीक है। इसलिए ओलंपिक गेम्स जो अभी चल रहा है ना पेरिस में भी, तो द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेंट। देखो यहाँ पे 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 इनहेबिटेंट्स को चूज़ करने के लिए ये 5 रिंग का यूज़ किया हुआ है। तो कौन कौन से कंटिनेंट्स हो जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। देखो अमेरिका में क्या है, दोनों आ गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। देखो अंटार्कटिका में तो कोई है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे बस रिसर्च स्टडीज़ वगैरह ही होता है, तो वहाँ पे इसलिए अंटार्कटिका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सारे हमारे 6 कंटिनेंट्स आ गए जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है कि नहीं। अफ्रीका हो गया, अमेरिका में 2 भाग, अगर 2 भाग करते तो ये 3 हो गया, 4 5 और 6, तो इसलिए इन्होंने ये क्या कर दिया, अमेरिका को एक ही कंसिडर कर लिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, और ये 5 रिंग्स बना के ये सिम्बलाइज कर दिया, ओलंपिक गेम का एक ये सिंबल है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया हो। So now let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shape but their relative size. तो यहाँ पे आपको एक कुछ बॉक्सेस दिया हुआ है, तो उस बॉक्सेस को हमें देख के हमें अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो ये एक कर लेते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये एक्चुअल तो नहीं है क्योंकि आपने वर्ल्ड मैप पे तो देख ही लिया इनका शेप कैसा है, बस यहाँ पे ये क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कौन सी कंटिनेंट सबसे बड़ी है और कौन सी कंटिनेंट सबसे छोटी है। जिस कंटिनेंट में जो सबसे कम बॉक्सेस है वो सबसे छोटी होगी, तो देखने में हमें पता लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं, और जो सबसे बड़ी है वो देखने में हमें पता लग रहा है एशिया है। तो आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस को काउंट करना है, ठीक है, और हम देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है और सेवन्थ कौन सी। तो चलो इसको हम देख लेते हैं। पहले देखो क्वेश्चंस क्या है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। तो आपको ये स्क्वायर को आपको काउंट करना है और आपको देखना है कि आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा कंटिनेंट है और कौन सा सबसे छोटा कंटिनेंट है। पहले हम सबके स्क्वायरिंग के नंबर लगा लेते हैं, ठीक है, और आप भी काउंट कर लेना। ये जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 17 स्क्वायर्स है, ठीक है। यूरोप में 10 है, एशिया में 44 है, साउथ अमेरिका में 18 है, ठीक है, और अफ्रीका में 29 है, और ऑस्ट्रेलिया में 8 है, और अंटार्कटिका में 13 है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, सबसे बड़ा फर्स्ट, ये लार्जेस्ट हो गया, है कि नहीं। एशिया जो है ये लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है, हम फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं। और इसके हिसाब से स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है कि नहीं, जो कि 7th पोजीशन में आ जाता है ना, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। और इसके बाद कौन सा हो गया, देखो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा, 44 के बाद कौन सा सबसे बड़ा है यहाँ पे सेकंड में, अफ्रीका। तो अफ्रीका हो गया सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्योंकि 29 बॉक्स है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, बस एक अप्रॉक्स आपको दिखाया, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन बॉक्स के उससे कि कौन सी सबसे बड़ी कौन सी कंटिनेंट सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है और उनकी बाकी रैंक क्या क्या है, ठीक है।
तो उसके बाद थर्ड में कौन किसको मिलेगा बताना। देखो आप इन बॉक्सेस को देख के बता सकते हो थर्ड में कौन सा आएगा यहाँ पे। देखो थर्ड में कौन सा आएगा, साउथ अमेरिका, ये थर्ड हो जाएगा, है कि नहीं। और देखो एक ही बॉक्स के अंदर है, यहाँ ये थर्ड में आ जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ, है कि नहीं। और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सेवेंथ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो ऐसे करके हमने इसको काउंट करके देख लिया है, ठीक है। चलो तो फिर आपके बाकी क्वेश्चंस भी देखते, इन्हीं के हिसाब से होगा आपके बाकी क्वेश्चंस। देखिए विच वन इज़ द लार्जर, तो विच वन इज़ द लार्जर यहाँ पे पूछा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कौन सा लार्ज है। ये देखो हमने तो कर लिए पहले ही। देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 18 है और साउथ अमेरिका में 18 है और नॉर्थ अमेरिका में कितना है 17 है। तो कौन सा लार्जर हुआ, साउथ अमेरिका, ठीक है, दोनों में से। और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा लार्जर है। देखो अंटार्कटिका में कितने बॉक्स है, 13 बॉक्स है, ऑस्ट्रेलिया में कितने 8 है। तो कौन सा लार्जर हो गया, अंटार्कटिका लार्जर हो गया, ठीक है। तो रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग अ सिंगल कलर फॉर द यूरोप एंड एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरेशिया, कंपेयर इट्स साइज विथ साउथ अमेरिकास। देखो अगर हम इसको यूरेशिया को कंबाइन कर लेंगे यूरोप और एशिया को, तो ऑब्वियसली ये ही बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। 44 और यहाँ पे 10 बॉक्सेस है तो ये 54 आ जाएगा। तो हम इसको अगर साउथ अमेरिका के साथ कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली यूरेशिया ही बड़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हम अगर लिखने लग जाए तो कौन कौन सा सबसे स्मॉल कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट में ऑस्ट्रेलिया आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, यूरोप। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, अंटार्कटिका। फिर उसके बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया। तो ऐसे करके हमने ये सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आप भी फिर दोबारा से करना, ठीक है, इस बॉक्स को देख के, आपकी किताब को देख के। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ा हिंट तो दे ही दिया था ना कि हम आइलैंड क्या होता है, दिखा भी दिया था उस पर मैप में कि हम किस चीज़ को आइलैंड बोलते हैं। तो हम उस आइलैंड के बारे में अब यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व्ड 2 maps अर्लियर इन दिस चैप्टर that is given on 2.2 and 2.3, you may have noticed the continents do not include all landmass। तो ये हमने देख लिया था ना कि सारे landmass तो include है ही नहीं continents में। तो some smaller pieces of land are left out surrounded by water on all sides and they are called islands। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, islands दे दिया। तो continents are also surrounded by water but because they are so large they are not considered islands। तो मैंने आपको बताया भी था ना कि continents भी तो सारे वाटर से ही सराउंडेड है, चारों तरफ तो ओशंस ही ओशंस है, वाटर ही वाटर है। तो हम उनको आइलैंड क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनको आइलैंड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनका जो लैंड मास है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए हम उनको आइलैंड का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। सो देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लानट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। तो आपको बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ लाखों में आपको आइलैंड मिल जाएंगे, आइलैंड्स मिल जाएंगे कहाँ पे, वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम आइलैंड्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत। जो ग्रीनलैंड है मैंने आपको दिखाया था ना मैप में भी, जो सबसे ऊपर के हिस्से में, चलो दोबारा से हम देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा है और इसको कंपेयर भी किया हुआ है कि अगर इंडिया के हम तीनों 10 स्टेट्स को लेंगे सारे मिलकर तो ये एक आइलैंड बनता है, ठीक है। ये देखो ये एरिया जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये यहाँ पे है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं और कंपेयर भी कर लेंगे। चलो, Greenland is the largest island in the world. So if you are asked which is the largest island in the world, what will be your answer? Greenland. अगर आपको पूछा जाए कि largest island कौन सा है world में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, Greenland. Locate it on the globe or the map. So we have already located, okay. You would have to add the areas of 10 largest states of India to reach its size. देखो, if we are going to compare with our country India, we have to combine 10 largest state, not smaller one, the largest state area wise, okay. And if you combine the 10 largest state, then only then you will reach the size of the Greenland. देखो ये Greenland इतना बड़ा island है,
अगर आप इंडिया में से 10 राज्यों को, जो कि सबसे बड़े राज्य हैं, ठीक है, एरिया वाइज जो सबसे बड़े राज्य हैं, उनको अगर आप सारे कंबाइन करोगे तब जाके ये एक ग्रीनलैंड आइलैंड का साइज़ बनेगा। तो आप सोच लो कितना बड़ा है ये आइलैंड, है कि नहीं। तो इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड। देखो इंडिया में ही कितने आइलैंड्स हैं, मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। दोज इंक्लूड 2 मेजर आइलैंड्स। सो इनमें से 2 मेजर आइलैंड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। देखो ये जैसे इंडिया है, निचली वाली हिस्सा हम बना लेते हैं इंडिया की। तो यहाँ पे कौन सी साइड, इस साइड में कौन सी सी है, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो कवर किया हुआ है इंडियन ओशन ने, ठीक है, इंडियन ओशन ने। तो इस साइड कौन सी, इस साइड है अरेबियन सी और इस साइड है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बी हम लिख लेते हैं। तो इस साइड कौन सी आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, इस बे ऑफ बंगाल वाली साइड में कौन सी आइलैंड है, अंडमान और निकोबार। तो आप देखोगे मैप में ऐसे छोटे ऐसे जो डॉट्स टाइप बने हुए, वो डॉट्स एक्चुअली में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो मैप में हमें दिखाने के लिए वो छोटा किया हो गया था स्केलिंग का यूज़ करके। तो वो जो डॉट्स छोटे छोटे आपको दिखेंगे मैप में, आप ऑब्जर्व करना अब इंडिया मैप को, बड़ी वाली मैप को लेके। तो वहाँ पे कौन से आइलैंड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये मेजर आइलैंड में से। वैसे तो 1300 स्मॉल आइलैंड है इंडिया में, ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार कौन सी वाली साइड में, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में। और जो दूसरा आइलैंड है वो कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये कौन सी में है, यहाँ पे इस साइड में है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी वाली साइड में है, ठीक है। तो सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज़ बिन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका भी है कॉन्टिनेंट, लेकिन वहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, सारे देशों ने क्या रखा है, अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है। तो वैसे ही इंडिया ने भी अपना वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं वो कौन सी है, ठीक है। ए कॉन्टिनेंट विथ, अंटार्कटिका जो है ये कॉन्टिनेंट विद वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श एनवायरनमेंट। वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत हार्श है। क्यों हार्श है, देखिए जैसे फिर से हम देख लेते हैं, ये अर्थ है, ये ऐसे हमने डिवाइड कर लिया अर्थ को, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये प्राइम मेरिडियन और ये इक्वेटर। तो यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे साउथ पोल में। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इस हिस्से में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। वहाँ पे हमेशा आइस और ग्लेशियर्स जमा रहता है। क्यों, वहाँ पे सनरेज पहुँचता ही नहीं अच्छी तरीके से। तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट रहना पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे नहीं रहते। जो स्टडीज़ करने जाते हैं वो भी बहुत, जो स्टडी सेंटर वहाँ पे बनाया गया वो भी बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। और जब भी लोग जाते हैं थोड़े थोड़े महीने के लिए, जो समर टाइम में, तब भी बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। तो सी द वाइड एक्सपेंसेस इन द बॉटम ऑफ फिगर 2.1। तो आप फिगर में देखोगे जो निचली वाली हिस्सा है, ठीक है, विच इज़ मोस्टली कवर्ड विद आइस। सो इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन देयर कोल्ड दक्षिण गंगोत्री। जो दूसरा और एक है वो है, उसका नाम है मैत्री, ठीक है। जो पहला इन्होंने इस्टेब्लिश किया कब किया, 1983 में। तो एक रिसर्च सेंटर है, साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री के नाम से, ठीक है। सो इसके अलावा 2 मोर बेसिस पर एस्टैब्लिश लेटर। तो आप पता कर लेना, एक तो मैंने आपको बोल दिया मैत्री, और दूसरा क्या है वो आपको पता करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो about 40 teams of Indian scientists have conducted research in these faraway regions, especially on the evolution of climate and environment. तो यहाँ पे 40 टीम्स इंडियन साइंटिस्ट के, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट के 40 टीम्स ने यहाँ पे अपना रिसर्च अपना कंडक्ट कर लिया है किस बारे में, एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी एंड इवन हैव अ पोस्ट ऑफिस। तो सेटलमेंट एरिया जो वहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहाँ पे इन्होंने एक लाइब्रेरी भी सेटअप किया हुआ है और एक पोस्ट ऑफिस भी है। पोस्ट ऑफिस क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो सकता है ना, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन तो होगा ही नहीं, वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह तो चलेगा ही नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, अगर कांटेक्ट कर नहीं पाए किसी कारण सैटेलाइट के थ्रू जो कांटेक्ट करते हैं, अगर वैसे कर इनकेस कांटेक्ट कर नहीं पाए तो एटलीस्ट वो अपनी लेटर पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो इसके रीज़न से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ एक्स्ट्रा साइट, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया गया था। तो हमने आइलैंड के बारे में इसमें हमने पढ़ा। जो आपको पता ही लग गया होगा आइलैंड क्या होता है, जो कि स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड विच आर सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन ऑल साइड। जो छोटे लैंडमास होते हैं जिसको चारों तरफ से किसने घेरा होता है, पानी से घेरा होता है। जो बीचों बीच एक लैंड होता है वो होता है आइलैंड, है कि नहीं। तो आपने टीवीज़ में भी देखा होगा ना, मूवीज़ में भी कितने सुंदर सुंदर आइलैंड्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना ये बुक का लास्ट टॉपिक जो है ओशंस एंड लाइफ, ठीक है। ओशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख लेंगे हम ओशन का, क्योंकि ये चैप्टर ही है ओशंस और कंटिनेंट्स के बारे में। तो ओशंस एंड कंटिनेंट्स के हम कुछ इंपॉर्टेंस को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
Oceans and continents are vital parts of the environment and affect most aspect of our life even if we do not notice it. We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is a part of the Earth's water cycle which you will further study in science. ये देखो oceans जो है ये बहुत ही important है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था और ये मेंशन भी है आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ही. ओशन और कंटिनेंट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि ओशन ही है जहाँ से रेन वगैरह ये स्टार्ट होता है कि नहीं, ये रेन वगैरह स्टार्ट होता है. तो जैसे अगर ओशन नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो आपको क्या होता है, आपको वाटर साइकिल का प्रोसेस ही नहीं होता. जो आपके वाटर साइकिल है इसके बारे में आप डिटेल में आपके साइंस चैप्टर में पढ़ोगे, ओके, साइंस क्लास में पढ़ोगे. तो अगर ये वाटर साइकिल का प्रोसेस ही नहीं होता, जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, तो प्रिसिपिटेशन ही नहीं होता है कि नहीं, तो ओशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो विदाउट ओशन, ओके, अगर ओशन नहीं होता फॉर एग्जांपल तो क्या होता, देयर वुड बी नो रेनफॉल. अगर ओशन नहीं होता तो रेनफॉल नहीं होता है कि नहीं. द अर्थ वुड बी डेजर्ट. द अर्थ क्या होता है, एक डेजर्ट होता है, सूखा पड़ता सारी जगह. और क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट तो हो ही नहीं पाता. एंड more than half of the world's oxygen, देखो oxygen is very much important for our survival, isn't it? Without oxygen we will not be able to breathe. And today there is exploitation of the air, isn't it? Because of pollutions and all, we don't have pure oxygen as left as well. So more than half of the world's oxygen is produced by oceans flora. जो oceans के अंदर हमने flora देखे थे ना, पिक्चर्स देखे थे आपके स्टार्टिंग में इस चैप्टर में, तो वहाँ पे प्लांट्स जो अंदर आल्गे वगैरह है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज है फ्लोरा के, तो वहाँ से आता है मोर देन हाफ. देखो मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वहाँ से आता है. तो विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लानट लंग्स. तो इसलिए ओशंस फ्लोरा को हम क्या भी बोलते हैं, प्लानट्स लंग भी बोलते हैं, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते. तो प्योर ऑक्सीजन जो होता है मोर देन हाफ कहाँ से आता है, ओशंस के फ्लोरा से आता है, जो ओशंस के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे आता है. ठीक है, तो ओशंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. तो इस तरीके से ओशंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्या करने में, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और अर्थ को सस्टेनेबल बनाने में. अगर सस्टेनेबल होता ही नहीं तो लोग रहते ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होता, कुछ भी नहीं होता आज दुनिया में, क्योंकि अर्थ तो एक सूखा होता है, एक बहुत ही बड़ा ऐसे डेजर्ट होता है जैसे कि बाकी प्लैनेट्स हैं. ठीक है, The oceans have deeply impacted humanity in many other ways. So from early times people have used ocean and seas to migrate to other regions. तो other region हम देख लेते हैं. To trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns and as a source of food through fishing. So apart from ये regulating about the rainfall, about the climate and sustained on life, what are the other roles the ocean have? Ocean are also helpful and people have used ocean to migrate to other प्लेसेस. तो अदर रीज़न मीन्स ओशंस के थ्रू अगर लोगों को जाना है बाकी जगह में, दूसरी जगह में, जैसे कि पहले होता था. ठीक है, जब प्लेन वगैरह इन्वेंट नहीं था, तो शिप के थ्रू, शिप भी नहीं होगा तब छोटे छोटे बोट्स वगैरह के थ्रू, तो ये पानी से ही क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे. और ट्रेडिंग भी उसी तरीके से करते थे. आज भी ट्रेडिंग उसी तरीके से होता है, क्योंकि वन ऑफ द चीपेस्ट वे, दिन बहुत लग जाता है, टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन चीपेस्ट वे, और आपको वहाँ पे बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट आइटम भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं. वैसे फ़्लाइट में तो इतना बल्कि वेट नहीं होगा, वो एक्सपेंसिव भी होगा. तो ओशंस में क्या होता है, शिप के थ्रू क्या होता है, ट्रेड जो है थोड़ा सा चीप हो जाता है. तो ट्रेडिंग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर ऑल काइंड ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स. और मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह भी यहाँ पे चलते हैं. और उसके अलावा फूड, फिशिंग, हम फिशिंग करते हैं तो फूड भी प्रोवाइड करता है ओशन, है कि नहीं. So ocean have also nourished the culture of coastal people all over the world. जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जो ओशंस के आसपास रहते हैं, जो सी के आसपास रहते हैं, तो उनके कल्चर को भी ओशंस ने बहुत नरिश्ड किया है. ठीक है, बहुत ही पॉलिश्ड किया हुआ है. Almost all of them have tales and legends about the sea gods and goddesses, sea monsters and treasures from the sea, the ocean's dangers but also their blessings. तो क्या होता है, जो ओशंस के आसपास में रहते हैं, जो पानी के आसपास में रहते हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरिया, जैसे इंडिया की जो निचला वाला भाग है, यहाँ पे पूरा ये क्या है, ये पूरा ओशन है. ये क्या है, इंडियन ओशन है कि नहीं. इस साइड अरेबियन सी और इस साइड बे ऑफ बंगाल है. तो क्या होता है, जो ये एरिया है, जो इस एरिया जो आस में बिल्कुल बाउंड्री में रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास ऐसे बहुत सी कहानियाँ भी होती है कि नहीं, कि अगर आप में से भी कोई ऐसे कोस्टल एरिया से देख रहा है तो आपने भी सुनी होगी कहानी. आपके
दादी वगैरह ने, आपके नानी ने बताया होगा कि ऐसा होता था पहले, ये गॉडेस है। जैसे वरुण देवता होते थे, वरुण देवता है पानी के, है कि नहीं, तो उनके बारे में बहुत सारे स्टोरीज़ आपने सुने होंगे, और जलपरी के बारे में आपने सुना होगा, और मॉन्स्टर्स के बारे में, राक्षस के बारे में भी सुना होगा, ओशंस के राक्षस वगैरह। ऐसे बहुत से स्टोरीज़ है जो कि लोगों को दिया हुआ है ओशन ने, ठीक है, जैसे स्टोरीज़ जनरेट होता है। तो ये था आपका ओशंस और लाइफ के बारे में। तो आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ आपके जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो द यूनाइटेड नेशन, UN जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड्स ओशन डे। तो जून 8 को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ओशंस डे। क्यों, ताकि इम्पोर्टेंस को दर्शा सके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रोल्स और इम्पोर्टेंट मेजर रोल्स विच ओशन प्लेस इन एवरीडे लाइफ। Day to remind us all of the major role the ocean plays in everyday life। तो जून 8 को हम वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, ताकि हम सबको ये याद दिलाने के लिए, हमेशा अपने माइंड में रखने के लिए मेजर रोल, ओशन का मेजर रोल क्या है हमारे लाइफ में, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो तो हमने जान ही लिया इस चैप्टर से, ये भी है कि नहीं। तो इट सर्व एज द लंग्स ऑफ आवर प्लानट। कैसे, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन के फ्लोरा से आता है कि नहीं। और अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर सोर्स ऑफ फूड है कि नहीं, सी फूड वगैरह, और मेडिसिन भी, जो हर्ब्स होते हैं अंदर उसके प्लांट्स होते हैं उनमें से मेडिसिन भी बहुत पाया गया है। और क्रिटिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर है उसको रेगुलेट करने में भी, और क्रिटिकल पार्ट जो बहुत अनडिस्कवर्ड है वो भी सब कुछ कहाँ पे, ओशन के अंदर है, ठीक है। और क्रिटिकल पार्ट भी क्यों बोला गया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है, ठीक है, ओशंस को भी बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया। कैसे कर लिया, यहाँ पे हम देखते हैं। तो साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ द ओशंस आर पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। देखो हम जहाँ भी जाते हैं हम गंदगी ही फैलाते हैं, है कि नहीं। तो कैसे, वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर। दैट इज़ वाई हमें बोला जाता है कि प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक यूज़ मत करो, प्लास्टिक बैन, क्योंकि वो कभी डिकम्पोज ही नहीं होता। डिकम्पोज नहीं होता तो क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट कर देता है। और क्या करते हैं हम, सारा गार्बेज ऐसे ही फेंक देते हैं, और जो सारा गार्बेज पाइल अप होकर कहाँ पे एंड में कहाँ पे जाके फेंका जाता है, ओशंस में फेंका जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है ओशंस का, पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। चॉकिंग मेरीन लाइफ, तो उसके अंदर भी मेराइन लाइफ है, जैसे हमने देखा है ना, बहुत सारे तरीके के फ़िश होते हैं, बहुत सारे वेल्स होते हैं, डॉल्फिन्स रहते हैं। तो उनके लाइफ को भी हम क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ को भी हम डेंजर में डाल रहे हैं। तो देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, एज अ रिजल्ट द मेरीन एनवायरनमेंट इज़ अंडर थ्रेट। तो ये तो एक छोटी सी बात यहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा और भी पोल्यूशन है जो हमने क्रिएट कर रखा है। कैसे, गार्बेज वगैरह डाल के और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह अंदर ओशन में ही फिकवा के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमने किया हुआ, ओवर फिशिंग करके, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गया, इन सब के कारण मेरीन लाइफ जो है डेंजर में आ गई है, अंदर थ्रेट आ गया है। तो ओवर फिशिंग, देखो, एक्सेसिव फिशिंग इज़ अनदर कॉज फॉर डिक्लाइन ऑफ मेरीन लाइफ। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ओशंस को। क्या, क्यों, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी चाहिए होता है, क्योंकि हम ही सारा कुछ यूज़ करके सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सब कुछ एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस आएंगे, वो क्या यूज़ करेंगे, उनके लिए तो ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छे से इनको जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है, पोल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करना है वहाँ पे। हाँ, वेस्ट वगैरह वहाँ अंदर ओशंस में नहीं डालना, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह ओशंस के अंदर नहीं डालना है, पानी के अंदर नहीं डालना है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ओवर फिशिंग नहीं करना है, ठीक है। फिशिंग वगैरह में भी थोड़ी सी रोक लगा देनी चाहिए। तो ऐसे करके हम ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो हम छोटे क्विकली कुछ पॉइंट्स है जो हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। The Earth's surface has a vast water bodies called oceans and large landmass called continents। Earth surface में क्या है, वास्ट वाटर बॉडीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं। और जो लार्ज लैंडमास है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट्स बोलते हैं। और ओशन, सारे ओशंस जो इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। और कंटिनेंट्स में भी काउंटेड इन वेरियस वे, द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7। तो हमने काउंट करके देख ही लिया ना कि 4 में भी काउंट हो सकता है, 5 में भी काउंट हो सकता है, 6 में भी, और सबसे कॉमन वे कौन सा है, 7 है, और जो कि एक्सेप्टेड भी है यूनिवर्सली। और द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड मास देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और एक चीज़ हमने देख ली थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ज़्यादा कंटिनेंट्स है, ज़्यादा लैंड है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ज़्यादा ओशंस है, ठीक है। और इसलिए इनहेबिटेंट्स भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। और उसके बाद
ओशन सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ मेरीन लाइफ एंड प्ले क्रिटिकल रोल इन दी वर्ल्ड क्लाइमेट। जो ओशन है सारे मेरीन लाइफ को सपोर्ट करता है, वर्ल्ड क्लाइमेट रेगुलेट करने में भी मदद करता है, ये जो कि हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में, है कि नहीं। तो दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड नीड आर कलेक्टिव प्रोटेक्शन। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट हो चुका है, तो हमें कलेक्टिवली इस चीज़ को लेके इस चीज़ को क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके खिलाफ जाना चाहिए, ठीक है। वरना क्या कर देंगे हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो in this way we have completed our second part of the second chapter also, and soon I'll upload the complete video also, okay, both the part 1 and part 2, so that it will be easier for you to watch. So before you go, do subscribe to my channel, don't forget to subscribe to my channel, please subscribe कर देना मेरे चैनल को, ठीक है, और सपोर्ट करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो भी आपके क्लास में है, ठीक है। आपके जिसको भी ये यूज़फुल होगा तो उनके सबके साथ शेयर कर देना और सबको बोल देना कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी ये मेरा चैनल जो है नया चैनल है, तो अभी मैंने सिर्फ अभी क्लास 6 का स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मैं 6 से लेकर 12 तक का सारा कवर करूँगी, सारे सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, सारे मैं कवर करूँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो अभी मैं 6 का कर रही हूँ, तो उसके बाद 7 से लेके 12 तक का भी मैं सारा कंप्लीट कर दूँगी इसमें, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई क्लास. Meet all of you in my next class again.